हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं हरियम ओझा और आप देख रहे हैं आराध्यांश ट्यूटोरियल हब। बच्चों, एनआईएस स्पेशल क्लासेस में आपने मैथमेटिक्स के 2 वीडियो देखे हैं अभी तक। और जिन बच्चों ने ये 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। और अब आज हम ये पार्ट 3 को देखेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 31 हैं। अभी तक हम 30 प्रश्न देख चुके हैं बच्चों। 31वां प्रश्न हम आगे देखते हैं। अब एक वर्गाकार खेत की चारों भुजाओं का योग 20 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल होगा। यहाँ चारों भुजाओं का योग 20 मीटर दिया है, यानी आपको इस वर्गाकार खेत का परिमाप दिया। ठीक है बच्चों, क्या दिया है आपको? वर्ग का परिमाप 20 मीटर। और आपको ज्ञात क्या करना है? खेत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र बच्चों आपको पता है, क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा इंटू भुजा, या इसको आप भुजा का स्क्वायर भी कह सकते हैं। यानी हमें भुजा का मान चाहिए और हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ जो आपको परिमाप दिया गया है, इसकी सहायता से हम भुजा का मान निकाल लेंगे, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। यानी आपको भुजा का 4 गुना दे रखा है 20 मीटर। यहाँ पर आप भुजा का मान निकाल सकते हैं। 20/4 से कितना हो जाएगा? ये 5 मीटर। इस 5 को आप कहाँ रखोगे? सूत्र में, यानी 5×5 = 25। ठीक है, इकाई कितनी है इसकी? इकाई है मीटर में। मीटर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 मीटर स्क्वायर। 32वां प्रश्न है, एक साइकिल रिक्शा 10 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो रिक्शे की चाल क्या होगी? बच्चों, चाल का सूत्र आपको पता है। चाल होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी आपको कितनी दे रखी बच्चों? 50। और समय कितना है? 10। क्या है उत्तर? 5। दूरी किस में है? किलोमीटर में। और समय किस में है? घंटे में, आवर्स। ठीक है, तो क्या उत्तर आएगा? 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न 33 है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है। बच्चों, भिन्नों के केस में आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपको जो 3 भिन्नें दे रखी हैं, 1/2, 1/3, 1/4, इन सभी में आप देखें कि इनके जो अंश हैं वो समान हैं। ठीक है, तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा, यानी कि ये 4, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। यहाँ पर 4, 3 और 2 दोनों से बड़ा है। इसका मतलब 1/4 इन दोनों भिन्नों से छोटी भिन्न है। कौन सी छोटी भिन्न है? 1/4। और यहाँ देखें आप कि 1/4 1/3 से छोटा है। ठीक है, 1/4 1/3 से छोटा है। तो बच्चों, ये फिर 2/3 से भी तो छोटा होगा, क्योंकि जो 2/3 है ये तो 1/3 का दुगना है कि नहीं है? ये 1/3 का दुगना करोगे तो क्या आएगा? 2/3। यानी जो 2/3 है वो तो 1/3 से भी बड़ा है। तो 1/4 1/3 से छोटा है, तो इससे भी तो छोटा होगा। यानी सही उत्तर क्या होगा हमारा? 1/4, ऑप्शन नंबर 3। 33वां प्रश्न हो चुका है बच्चों। 34वें प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 3/2x + 1/2x का मान क्या होगा? बच्चों, सिंपल सा प्रश्न है, उलझना नहीं है आपको। 3/2x + 1/2x। बच्चों, आप यहाँ क्या देखते हैं कि दोनों में x कॉमन है। इस x को हम बाहर निकाल दें और
1/2 को ब्रैकेट में बंद कर दें, ये x को हम हटा देते हैं क्योंकि हमने इसको कॉमन लेके बाहर निकाल दिया है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इस 3/2 और 1/2 को जोड़ना है। दोनों के हर समान है यानी कि 2 पर जुड़ जाएगा। 3 + 1 कितना हुआ, 4/2 यानी कितना आया 2, और ये x चला ही रहा है साथ में। ठीक है, इन सबके पीछे क्या है, ये x भी तो है, तो आया 2x, यानी ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 35वां है, कार से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 लीटर पेट्रोल खर्च होता है तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। भाई वापस से एक एक नियम का क्वेश्चन है बच्चों, समीकरण बनाकर भी हल कर सकते हैं, जैसा सिंपल आपको लगे वैसा आप इसको करें। 3 लीटर में कितनी दूरी तय करता है, 60 किलोमीटर। 1 लीटर के लिए निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, इनका भाग लगाओगे इसमें। ठीक है, कितना आएगा 20 किलोमीटर की दूरी तय होगी, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 36 है, आपको 2 आयत दिए हुए हैं बच्चों, आयत ए और आयत बी, इनकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है, एक जैसी है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल जो है वो भी आपको दिया हुआ है 3 मीटर स्क्वायर, ये 3 मीटर स्क्वायर। और इन दोनों ही आकृतियों से, दोनों आयतों से एक नई आकृति बनाई है बच्चों, ये वाली, और आपसे पूछा है कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो वैसे अगर आप डायरेक्ट इनको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे आप, 3 + 3 को जोड़ेंगे, कितना आया 6। तो क्या इस आकृति का क्षेत्रफल 6 मीटर स्क्वायर होगा, नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि इनके जो बीच का जो ये वर्गाकार जो आपको आकृति दिख रही है, यानी जो वर्ग है ये, ठीक है बच्चों, ये वर्ग दोनों ही आकृतियों में कॉमन है, यानी ये भाग अति व्यापित हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो हमें इस भाग को एक बार घटाना पड़ेगा क्योंकि ये 2 बार जुड़ रहा है, इसमें इसका भी भाग आ रहा है और इसका भी भाग आ रहा है, 2 बार आ रहा है इसमें, है ना। हम क्या करेंगे, इस वर्ग के यानी कि जो बीच का जो छोटा सा वर्ग है, इसके क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, भुजा कितनी है 1, 1 को 1 से गुणा करें यानी भुजा इंटू भुजा 1 ही आएगा। अब क्या करें, 1 को इसमें से घटा दें, कितना आया 5, यानी इस नई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा 5 मीटर स्क्वायर। 37वां प्रश्न है, किसी संख्या के दुगने से 7 कम 19 होता है तो कथन को समीकरण में किस प्रकार लिखेंगे। बच्चों समीकरण के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आप तो क्या करना है, आपको प्रश्न को पढ़ते जाओ और इसके हिसाब से समीकरण बनाते जाओ। देखो कैसे, किसी संख्या, वो संख्या क्या मान ली हमने, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखो, किसी संख्या के दुगने से, तो इसका हम क्या कर दें, अब दुगना कर देते हैं, यानी कि ये 2x हो गया। दुगने से 7 कम, भाई हम इसमें 7 भी कम कर देते हैं। ठीक है, 7 कम कितना होता है 19 होता है, यानी कि इसका मान कितना होगा 19। ठीक है बच्चों, मैच कर लो, कहाँ जा रहा है ये। इसके बाद तो बच्चों मुझे कलर ही चेंज करना पड़ेगा वरना आप समझ में नहीं आए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, 2x - 7 = 19। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखें। 38वां प्रश्न है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। कि बच्चों प्रायिकता का आपसे प्रश्न पूछा है, प्रोबेबिलिटी का यानी संभावना क्या हो सकती है सिक्के को उछाला जाए तो बच्चों आप देख लें कुल संभावनाएं क्या हैं। ठीक है, या तो चित्त आएगा या पट आएगा, यानी कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो कुल संभावनाएं कितनी हैं, तो एक बार में तो क्या आएगा, एक ही आएगा, या तो चित्त या पट, उसको अपन ऊपर लिखते हैं, यानी 1/2। चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2। पूछा जाता
पट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो भी क्या उत्तर आएगा, 1/2। ठीक है। इसी तरह के सवाल बच्चों आपसे जो डाइस होता है आपके लूडो या सांप चूड़ी खेलने का, एक घनाभाकार जो पासा होता है, इसे डाइस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे एक, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 3। ठीक है। इसी प्रकार 4, 5 और 6 भी हैं, लेकिन इस उन सतहों को हम यहाँ देख नहीं पाएंगे बच्चों कि बोर्ड अपना 2 डायमेंशनल है और ये आकृति कैसी है, 3 डायमेंशनल त्रिविमीय आकृति है जो हमें नहीं दिख रही है। 6 फलक आप लोग अच्छे से जानते हैं, घर में 6 फलक होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आपसे अगर पूछा जाता कि हमने अगर एक पासे को उछाला तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो बच्चों कुल संभावना यानी कुल सतह कितनी, यहाँ पर 6। इन 6 सतहों में कितनी सतहों पर 2 लिखा हुआ है, केवल और केवल एक सतह पर ही 2 लिखा हुआ होगा, यानी 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पर जो 6 बना हुआ होगा बच्चों वो भी क्या होगा, एक बार ही होगा, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक के जो भी अंक हैं वो एक एक बार दे रखे हैं इसमें, होते हैं इसमें। ठीक है, तो 6 भी एक ही बार है, तो उसका भी उत्तर क्या होगा, 1/6। 3 आने की प्रायिकता वो भी 1/6। ठीक है बच्चों, आपसे अगर ये पूछा जाता कि इस डाइस को यानी कि इस पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो बच्चों आप देखें कि पासे में क्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इन 6 में से कोई सा भी अंक आपके आ सकता है पासे को उछालने पर। इनमें से सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2, 4 और 6। ठीक है, यानी कि 6 में से 3 ऐसी संख्याएं हैं जो कि सम हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए सम आने की प्रायिकता क्या होगी, 3/6। ठीक है बच्चों, या इसको सिंप्लीफाई कर दें, सरल कर लें, तो क्या हो सकता है, ये 1/2। अगर ऑप्शन में 1/2 है तो भी इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगर पूछा जाता है विषम अंक आने की प्रायिकता, तो विषम भी यहाँ पर 3 ही है, 1, ये 2 और 3। उसका उत्तर भी क्या होता, यही होता। ठीक है बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाता कि अभाज्य संख्या यानी हम पासे को उछालें तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चों, आप देखो कि इस 1 से 6 तक में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, हम जानते हैं अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें केवल और केवल स्वयं का भाग जाता है, 2, 3 और 5। ये तीनों ही क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। प्रश्न है हमारा कि एक पासे को छालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 6 में से 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 1, ये 2 और ये 3। उसका उत्तर भी क्या होता है बच्चों, 3/6, या इसका उत्तर 1/2 भी हो सकता है। सिंप्लीफाई इसको हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रायिकता से संबंधित आपको 2 चीज़ें मैंने बता दी हैं, सिक्के वाला केस, देखिए डाइस वाला केस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 39वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और भुजा CD की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। बच्चों भुजा CD कौन सी है, ये रही भुजा CD। इसका मान आपको क्या दे रखा है, x + 17 सेंटीमीटर, यानी आपको किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है x + 17 का, कि x + 17 का मान क्या होगा, वही हमारा उत्तर है। चतुर्भुज कौन सा है, समांतर। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, साथ ही साथ सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो 12 सेंटीमीटर है, इसकी सम्मुख भुजा जिसका नाप है x + 2 सेंटीमीटर, इसके बराबर है।
यानी कि x प्लस 2 किसके बराबर है? 12 के। x का मान क्या होगा बच्चों? 10। ठीक है, x का मान हमें 10 मिल चुका है, तो हम CD का मान निकाल सकते हैं। CD का मान कितना है? x प्लस 17। x के इस मान को हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, x की जगह पर, यानी कि 10 प्लस 17 कितना आया ये? 27 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 40वां प्रश्न है, बीजीय व्यंजक 2x प्लस 5 टू 2x माइनस 5। एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर बच्चों। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका मान आपसे पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर एक सर्वसमीका काम करती है, वो है a प्लस बी, यानी a और b जो दो पद हैं, एक बार तो जुड़ रहे हैं और एक बार ये घट रहे हैं। इनका मान होता है पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। यहाँ भी यही है, 2x और 5 एक बार जुड़ रहे हैं बच्चों और एक बार ये घट रहे हैं। यहाँ ये सूत्र हम लगा देंगे। ठीक है, यानी a यानी कि पहला पद 2x है, इसको आप ब्रैकेट में लिख के, क्योंकि 2 का भी यहाँ वर्ग होगा बच्चों, माइनस b का मान कितना है? 5। हाँ, ये रहा बच्चों आपका उत्तर। ये कहाँ मिल रहा है आपको? ये रहा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसको हम चाहें थोड़ा सा आगे हल कर सकते हैं। कैसे? 2x का वर्ग क्या होगा बच्चों? 2 का वर्ग करेंगे तो 4x का स्क्वायर माइनस 5 का वर्ग। अगर ऑप्शन में ये दिया होता तो हमारा उत्तर ये होता, लेकिन फिलहाल हमें इतना ही दिया हुआ है, तो उत्तर नंबर 2 सही होगा। 41वां प्रश्न है, अंग्रेजी विषय की एक परीक्षा में 5 छात्रों के अंक 36, 28, 7, 39 और 45 हैं। इनकी माध्यिका क्या होगी? बच्चों, माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको जो भी संख्याएं, जो भी मान दिए गए हैं, उन्हें हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। कौन सा क्रम बच्चों? आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है। सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाएगी, यानी कि 7, फिर 28, इसके बाद 36, 40 और 45। इन सभी के बीचों बीच में कौन सी संख्या है? बिल्कुल मध्य में, वो है 36। सही उत्तर होगा 2। और अगर यहाँ पर बच्चों आपको 5 दे रखी हैं संख्याएं, अगर ज़्यादा भी होती, 11 होती, 15 होती, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, उसके लिए एक सूत्र होता है n प्लस 1/2 वहाँ, यानी कि n का मान यहाँ पर बच्चों 5 है। 1 2 3 4 5, तो 5 प्लस 1/2 यानी कि 6/2। ठीक है, यानी कि थर्ड नंबर का जो तीसरे स्थान पर जो संख्या होगी वही माध्यिका होगी। यहाँ पे तीसरे स्थान पर क्या है? 36। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। 42वां प्रश्न है कि आपको 95 का वर्ग बताना है कि 95 का वर्ग क्या होगा। जैसे बच्चों, वर्ग आप जानते हैं, वर्ग का मतलब क्या होता है कि हमें जो संख्या, जिस संख्या का वर्ग करना है, हमें उसी संख्या से गुणा करना होता है। यानी अगर आपको 95 का वर्ग निकालना है तो आप क्या करेंगे? 95 को 95 से गुणा करेंगे, यही तो उसका मतलब होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा समय बचे, हमें ये गुणा नहीं करना पड़े। उसके लिए एक ट्रिक है बच्चों। उस ट्रिक में हम क्या करेंगे, जब भी आपको इकाई का अंक 5 हो, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 5 हो, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 25। या ऐसा समझ लें कि हमने 5 का तो वर्ग कर दिया, 5 को 5 से गुणा कर दिया, 25। ठीक है, और जो दहाई का अंक है, इसको इसके अगले अंक, यानी 9 का अगला अंक क्या होगा? 10। 9 के बाद 10 आता है, तो 10 से गुणा कर दें, कितना आया? 90। 9025
ये होगा सही उत्तर। तो आप चाहें तो दूसरी संख्याओं पर भी इस फंडे को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 85, और आपको अगर 85 का वर्ग करना है तो हम क्या लिख देंगे, पहले तो 25, 8 को किससे गुणा करेंगे, 8 को गुणा करेंगे इसके बाद वाले संख्या से, यानी कि 9 से। तो 8 नाम 72। अगर आपको 65 का वर्ग करना है, पहले तो 5 का वर्ग लिख दें 25, 6 को इसके अगले अंक यानी 7 से गुणा कर दें, हुआ 6 सत्ता 42, 4250। ठीक है बच्चों, क्या करना है, पहले अंक की जगह तो हम क्या कर देंगे 25 लिख देंगे। ठीक है, 25 लिख देंगे पहले अंक का, और जो दहाई का अंक है उसको उसके अगले अंक से, ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो होगा उसके बाद वाला, उससे गुणा करके उसके मान को हम 25 के आगे लिखेंगे। आखिरी प्रश्न है बच्चों आज 43वां, आखिरी नहीं है सॉरी बच्चों, एक प्रश्न और होगा इसके बाद। 43वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में x का मान है, x का मान आपको निकालना है बच्चों त्रिभुज में। तो आपको यहाँ इसका बहिष्कोण दिया हुआ है 110। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी त्रिभुज की हम एक भुजा को आगे की ओर बढ़ाते थे ना बच्चों, ये तो यहाँ जो ये कोण बनता है ये कहलाता है बहिष्कोण, या इसको बाह्य कोण भी कहते हैं। तो इस बाह्य कोण का मान इसके अंतराभिमुख कोण यानी इसके अंदर के जो कोण हैं इनके योग के बराबर होता है। यानी जो 110 है ये किसके बराबर होगा बच्चों, x प्लस 70 के। तो इस समीकरण को हल करके हम x का मान निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, x प्लस 70 बराबर 110, x बराबर 110 माइनस 70, 40 डिग्री। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। तो इस मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। आप चाहें बच्चों तो एक और तरीका है, थोड़ा सा लेंदी आपको लगेगा, उससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा कि ये है 110, और आप जानते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों रेखिक युग्म कोण हैं। यानी एक रेखा पर बनने वाले जो कोण होते हैं ये रेखिक युग्म कोण हैं, और इनका योग क्या होता है 180 डिग्री, यानी ये संपूरक कोण होते हैं। यानी अगर ये 110 है तो अंदर वाला कितना होगा 70 डिग्री। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोण यानी x 70 और 70 इनका योग कितना होगा 180 के बराबर। तो आप 70 और इस 70 को जोड़ के यानी कितना हुआ ये 140, कितने में से घटाएंगे 180 में से घटा देंगे तो कोण का मान आपको मिल जाएगा। यहाँ से भी बच्चों आपको 40 डिग्री उत्तर मिल जाएगा। दो तरीके हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप x का मान निकाल सकते हैं। आखिरी प्रश्न है बच्चों 44वां, नीचे दिए गए चित्र में कोण 5 का संगत कोण है। कोण 5 ये रहा बच्चों। ठीक है, इस कोण का संगत कोण कौन सा होगा, इस कोण का संगत कोण कोण नंबर 1। ठीक है बच्चों, क्या होगा इसका कोण नंबर 1 इसका संगत कोण होगा। तो अब देखें आप आखिरी स्लाइड में, यहाँ हम क्या करने वाले हैं, मैंने यहाँ पर दो समांतर रेखाएं ली हैं बच्चों। समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, एक तो ये रही, एक नीचे वाली। ठीक है, कौन सी रेखाएं ये समांतर रेखाएं बच्चों, समांतर रेखाएं। और इन समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है बच्चों, ये तिर्यक रेखा है जो उसको दो जगह पर काट रही है। कौन कौन सी जगह हैं, तो इस बिंदु पर, ठीक है, और एक इस बिंदु पर। ठीक है, ये दो बिंदु आपको दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। इन दो बिंदुओं पर
ये रेखा इनको काट रही है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं इनके बारे में आप जान लें कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यानी ये, ठीक है बच्चों, ये दोनों कोण कहलाएंगे संगत कोण। कौन से कोण कहलाएंगे बच्चों? ये संगत कोण कहलाएंगे। और ये दोनों कोण मान में कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये बच्चों कोण कैसे होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। संगत कोण, इसके अलावा आप देखें कि संगत कोण और कहाँ बन रहे हैं। ये देखो, इसी रेखा के नीचे ओर के बने हुए ये दोनों जो कोण हैं, ये भी क्या हैं? संगत कोण हैं। और देखो, और कहाँ है संगत कोण? ये जो कोण बन रहा है बच्चों, ये इस कोण के बराबर होगा। ये भी कौन से कोण हैं? संगत कोण। इसके अलावा और देखो कहाँ बन रहा है संगत कोण? ये कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी संगत कोण हैं, ये भी बराबर ही होंगे। तो आप समझ लें कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, एक ही दिशा में, ठीक है बच्चों, ये एक ही ओर है। ये देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण और एक ही दिशा में है, संगत कोण है। इस रेड वाले को आप देखें, ये भी इस तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड हैं दोनों और इस दिशा में है। तो ये क्या है? संगत कोण, ये हमेशा बराबर होते हैं। इसके अलावा एक और कोण है जिसके बारे में आपको बता देता हूं मैं। इस कोण को आप देखें बच्चों, एक ये वाला कोण, ठीक है। यहाँ पर एक शेप बनती है, जेड बनता है यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। क्या बन रहा है? ये जेड बन रहा है। और इस जेड में ये वाला, ये कोण क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एकांतर कोण। ये कोण है बच्चों, ये एकांतर, ये कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक कोण तो तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड होगा और दूसरा राइट साइड होगा। इसी प्रकार यहाँ देखो आप, ये वाला कोण, ठीक है, रेड वाला देख रहे हो आप, और इसके एकांतर में ये वाला कोण, ये कोण भी बराबर हैं, ये भी एकांतर कोण कहलाते हैं, ठीक है। और बच्चों एक बात और कि ये जो आपको दो समांतर रेखाओं के बीच का भाग जो दिख रहा है, ये कहलाता है अंतः भाग। कौन सा भाग कहलाता है? ये अंतः भाग। और इसके ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर वाला भाग कहलाता है बाह्य भाग, ठीक है। क्या बोलते हैं? बाह्य भाग, ये भी बाह्य भाग है। और ये वाला कहलाता है अंतः भाग। तो ये जो कोणा मैंने आपको जो बताया भी, तो ये रेड वाला कौन सा बच्चों? ये वाला, और एक ये वाला एकांतर कोण। ये कौन से एकांतर कोण है? ये अंतः एकांतर कोण है। इसी प्रकार ये वाला और ये कोण भी अंतः एकांतर कोण है। इसके बाह्य भाग में भी कोण बनते हैं। बच्चों आपके समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, समझो को ध्यान से तो आ जाएगा, वरना अभी फिलहाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट नॉलेज के लिए। ये वाला कोण, ठीक है, ये तिर्यक रेखा के इस ओर है और ये वाला इसके दूसरी ओर है, ठीक है। ये कहलाते हैं बाह्य एकांतर कोण। ये भी परस्पर बराबर होते हैं। ऐसा दूसरी ओर कहाँ होगा? ये वाला, ये कोण और ये वाला कोण, ये बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। तो बच्चों संगत कोण और एकांतर कोण, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा एक बात और आपको बता देता हूँ बच्चों, हो सकता है कभी उससे संबंधित कोई बात आपसे पूछ ली जाए। देखें आप, इसके अंतः भाग में एक ही ओर,
तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः भाग में जो कोण होंगे, यानी इसको सपोज करो हम कोण 1 और 2 नाम दे दें, तो 1 और 2, कोण 1 और कोण 2 का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इस कोण का और इस कोण का, यानी कोण नंबर ये 3 और 4, इनका योग भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, वरना आगे के प्रश्नों में आपको बार बार याद दिलाता रहूँगा। आज की ये क्लास हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है बच्चों। अगले चौथे क्लास में, चौथे वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे के प्रश्नों की। आज जो भी आपको बताया गया है, इनको एक बार अपनी कॉपी में हल करने का इनको प्रयास करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।